हिट जॉब इज़ नॉट अवर पॉलिसी सेज इंडिया ऑन यूएस चार्जेस। तो कल ही मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें यूएस ने एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे इंडिया के ऊपर कि वहाँ का जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, पुनानी नाम था शायद उसका, उसको इंडिया जो है प्लॉट करने की कोशिश कर रही है, मतलब उसको हार्म करने की कोशिश कर रही है, उसको असैसिनेट करने की कोशिश कर रही है, मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया का रिप्लाई आया है कि हिट जॉब मतलब लोगों को असैसिनेट करना, मारना, ये हमारी पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है। तो इंडिया ने यूएस चार्जेस को लेके ये कहा है, इंडियन ऑफिशियल्स ने जो है सीधे सीधे स्टेटमेंट दी है यूएस को, और ये भी बोला है कि हम अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए हम लोग एक पैनल बिठाएंगे, एक कमेटी बिठाएंगे जो कि इन एलिगेशंस को देखेगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जीडीपी सर्जिस 7.6% इन Q2 गो पास्ट आरबीआई फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है कि प्रिडिक्ट करना कि कितना जीडीपी होगा। तो हमारी जो जीडीपी है ना वो लगभग 7.6% गई है Q2 में। तो जितना आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया था उससे ज़्यादा हमारी जो है वो जीडीपी रही है। तो जीडीपी जो है हमारी 7.6% रही है जुलाई से सितंबर के बीच में, सेकंड क्वार्टर के बीच में। और ये जो मतलब काउंटिंग है, ये कौन देखता है कि कितना जीडीपी बढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो हमारा है ना, ठीक है, एनएसओ, ये जो है इस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है, मतलब बताता है कि कितना जीडीपी बढ़ा है या कितना कम है। तो ग्रोथ इज़ लाइकली टू मॉडरेट इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। तो सेकंड ऑफ द ईयर में हो सकता है कि जो ग्रोथ हो वो मॉडरेट रहे, मतलब ठीक ठाक रहे। तो यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, पुअर यूथ वुमेन फार्मर्स बिगेस्ट कॉस्टिस्ट। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही बिहार के अंदर में कॉस्ट सेंसिस हुआ उसके बाद कांग्रेस ने बोला कि हर स्टेट के अंदर में कॉस्ट सेंसिस होना चाहिए, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि कितने पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो अभी भी मौजूद हैं। तो लेकिन उसके बाद पीएम मोदी की स्टेटमेंट आई है कि गरीब और ये यूथ है और ये जो औरतें हैं ना या फिर जो फार्मर्स है, ये मेरे लिए बिगेस्ट कॉस्टिस हैं, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बोला कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग अभी यंग हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कॉस्टिस हैं और ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इन्हें हमें जो है आगे लाना चाहिए देश की डेवलपमेंट के लिए। तो उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट आई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद ये सिटी की न्यूज़ है, दिल्ली की न्यूज़ है, तो हम लोग ये कवर नहीं करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो है पोलिंग एंड्स इन तेलंगाना एंड्स पीसफुली, वोटर टर्नआउट लो। मैंने आपको पहले ही बताया 63.3% जो वोटर्स थे वो तेलंगाना के अंदर वोटिंग के लिए आए थे। तो ये जो टर्न आउट है ना ये कम है, अगर आप कवर करेंगे। उसके बाद जो हैदराबाद में जो वोटिंग हुई है ना उसमें जो वोटर टर्न आउट है वो और भी कम है, मतलब 46.56% लोगों ने ही वोट किया है। तो ये उससे भी वर्स्ट है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। मलयालम एक्टर जो थी सुबा लक्ष्मी, उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम केरला टू होस्ट ट्रांसप्लांट गेम्स। तो आपको पता होगा जब आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना लोगों का, तो लोगों के उसके बाद लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ठीक है, वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जो है वो नहीं जी पाते हैं। तो उसी के लिए केरल ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है होस्ट की है ट्रांसप्लांट गेम्स होंगी, जिसमें जो ट्रांसप्लांट है मतलब जिनको ट्रांसप्लांटेशन कराई गई है उनके बीच में जो है वो गेम्स होगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है ताकि वो हैप्पीली लाइफ जो है वो जी सके। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये डेटिंग ऐप्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये जो स्पॉटलाइट पेज है ना कि डेटिंग ऐप से कैसे आप फ्रॉड हो सकता है आपके लिए, मतलब लोग जो है डेट करने के चक्कर में, लड़की के चक्कर में डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं, तो कैसे वो आपके लिए एक फ्रॉड हो सकता है। तो बस ये आपको बताना है, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। हाँ, मेकिंग दिस इसराइल पैलेस्टीन वॉर दी लॉस्ट। तो मतलब ये जो इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है ना इसको लास्ट वॉर बनाना। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इस वॉर के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपको पता है ना यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि 1.3 मिलियन, मतलब जो इतने भी 2.3 मिलियन लोग जो हमास के अंदर में रहते थे गाजा स्ट्रिप के अंदर, वो डिस्प्लेस हो गए हैं, मतलब आगे पीछे चले गए हैं जब से इनके बीच में वॉर हुआ है। उसके बाद ये जो वॉर है ना कब एंड होगा ये भी हमें पता नहीं है। उसके बाद अभी लगातार से जो है वो अटैक जो है वो चल रहा है। तो अब हम लोग राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे। हमास ने पहले अटैक किया इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, और उसके बाद डिफेंस के लिए जो है अटैक किया इसराइल ने। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन जनरल जो एंटोनियो गुटरस है ना, जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, ये आपको पता होना चाहिए, इन्होंने रिमाइंड कराया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जो हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2003 को, वो जो है कंडेमनेबल है,
ठीक है, उसके मतलब निंदनीय है और वो ठीक नहीं है। लेकिन जो 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर एक्ट है ना, वो ये कहता है कि इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का जो है अधिकार था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाए और एक वार में बदल जाए। ठीक है, तो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑथराइज नहीं करता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल करे सिविलियंस को मारने के लिए। तो इस चीज़ के लिए यूएन ने जो है इसराइल की निंदा की है, उसने सीधा सीधा बोला है। उसके बाद तो क्या पॉसिबिलिटी है जो हम लोग टू सोल्यूशन स्टेट की बात करते हैं, तो जो टू स्लेशन सोल्यूशन है ना, मतलब इसराइल और पैलेस्टीन को अलग अलग कर देना, जो इंडिया भी सपोर्ट करता है, ये इतना जो है वो आसान नहीं है। क्योंकि जो गाज़ा स्ट्रिप है ना, उसका जो वेस्ट बैंक है, वहाँ पे बहुत सारे इजरायली लोग जो है वो बसे हुए हैं। तो सबसे पहले उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा इसराइल को, और जो कि इसराइल के लिए निकालना बहुत मुश्किल है, और ना ही इसराइल इस चीज़ के लिए कोशिश करता है, और ना ही इसराइल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो चाहता है। उसके बाद जो अब्राहम एकॉर्ड है, एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, जो कि जो अरब कंट्रीज़ हैं और इसराइल के बीच में हो रहा था, जैसे बहरीन के बीच में हुआ था, यूएई के बीच में हुआ था शायद, ये क्या हो रहे थे, अपने रिलेशन सुधार रहे थे इसराइल के साथ अरब कंट्रीज़ जो हैं। तो इसका भी हम लोग सहारा ले सकते हैं ताकि थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो ठीक हो सके। तो अगर इसराइल को जो है पीसफुली रहना है पैलेस्टीन के साथ, तो उसको जो है ना, उसकी वहाँ की जो लोग हैं उनको गाज़ा स्ट्रिप से जो है जो हटाना होगा, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। क्योंकि मोदी जी जो है वो बार बार सिमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बोलते रहते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी जो है वो चर्चा करेंगे। तो सेपरेट इलेक्शंस होने से क्या होता है, खर्चा बहुत होता है गवर्नमेंट का, ये आपको पता होगा। तो ये खर्चा जो है थोड़ा सा बच जाएगा, और ये रिकरिंग खर्चा होता है, मतलब बार बार जो है रिकरिंग आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और अगर सिमिल्टेनियस इलेक्शन होगी तो एक ही जो है इलेक्टोरल पोल होगा, मतलब एक ही लिस्ट निकालेंगे हम लोग, जो लोग वोटिंग करेंगे। और गवर्नमेंट को जो है ना, वो जो सिक्योरिटी सर्विसेज है ना, और जो सिविलियन ऑफिशियल्स हैं, उनको सिर्फ एक ही बार इलेक्शन के लगाना पड़ेगा। नहीं तो बार बार क्या बनना पड़ता है, आर्मी वालों को, जो भी पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनको बार बार इलेक्शंस में डिप्लॉय करना पड़ता है। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक साथ इलेक्शन होगी। तो इससे मनी भी सेव होगी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है वो सेफ होंगे। और दूसरा क्या है ना, जो ये लंबा इलेक्टोरल साइकिल चलता है, कभी यहाँ पे इलेक्शन हो रही है, वहाँ कभी वहाँ पे इलेक्शन हो रही है, इसने नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारे जो मेन ऑफिसर्स होते हैं उनको हम इलेक्शन के लिए डिप्लॉय कर देते हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को भी जो है वो खतरा रहता है। तो अगर सिमिल्टेनियस इलेक्शन होगा तो हमको एक ही बार सिक्योरिटी ऑफिसर्स चाहिए होंगे, और बाकी टाइम वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे जो है वो फ़ायदे हो सकते हैं। सेपरेट इलेक्शन जो है, इससे डेवलपमेंट के ऊपर भी हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फोकस जो होगा सिर्फ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शंस आने से क्या होता है, हमारा फोकस हट जाता है। तो इससे हमारा फोकस जो है नेशनल डेवलपमेंट पे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है, इससे मनी जो है ना वो भी बचेगी, जो कि इलेक्शन में हम लोग इलेक्शनिंग कैंपेन में यूज़ करते हैं। तो बार बार यूज़ करने से अच्छा हम एक ही बार जो है अपना पैसा जो है वो यूज़ करेंगे। अब अगेंस्ट क्या पॉइंट है इससे, ठीक है, ये क्या होगा, इससे हमें जो है सिमल्टेनियस इलेक्शन होने थे, जो लोकल इश्यूज़ होंगे ना वो छुप जाएंगे, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू होंगे वो सामने आएंगे। तो ये नुकसान होगा, क्योंकि लोकल इश्यूज़ भी जो है वो, रीजनल इश्यूज़ भी जो है वो मैटर करते हैं। उसके बाद क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल यूनिटी जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इससे वही होगा, जो हमारा रीजनल जो है, मतलब जो मुद्दे हैं वो जो है वो छुप जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सिमल्टेनियस इलेक्शन होने से हमारा खर्चा भी बढ़ सकता है, हमें और ज़्यादा ईवीएम मशीन्स को मंगवाना पड़ेगा, बीबीपीएटी को मंगवाना पड़ेगा, जो कि चेक करता है कि आपका वोट सही हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि राज्यसभा और बाकी जो इलेक्शंस हैं वो तो हमें अलग से ही करने पड़ेंगे, तो उससे भी हमारा खर्चा होगा। तो उस और एक और रीज़न इसमें क्या है कि वोटर्स जो है वो कन्फ्यूज़ रहेगा इसमें, क्योंकि एक साथ उसको वोटिंग करनी है। तो ये भी इसके नुकसान जो है वो हो सकते हैं। तो हमें क्या, और भी हमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी पूरी मेजॉरिटी के साथ। तो वो भी करना जो है इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर हमें सिमल्टेनियस इलेक्शन करवानी है कभी ना कभी, तो धीरे धीरे जो है हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब स्टेट असेंबलीज जो इलेक्शन है ना वो एक साथ करवानी पड़ेंगी, 15-15, 16-16 स्टेट्स की। तो यही इसमें सिमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है ना, हम लोग 2.23 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, 97 तेजस और 156% हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिजीनियस है, हमने खुद बनाए हुए हैं, उनको खरीदने में। राजनाथ सिंह ने जो है ये कहा है, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर एट डे 1 ऑफ द COP 28। COP 28 मैंने आपको पहले ही बताया था, यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट की जो मीटिंग है COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये चल रही है यूएई के अंदर। और वहाँ पे लॉस एंड फंड को जो है अपनाया गया है ताकि जो कंट्रीज़ क्लाइमेट डैमेज से जूझ रही है उनकी हेल्प की जाए और बाकी कंट्रीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो है